तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो नाम से पता चला क्या, आयोनाइजेशन वर्ड से क्या पता चला, आयन का फॉर्मेशन करना। आयनाइजेशन वर्ड से क्या पता चल रहा है, नेम से ही आयंस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे केटायन की बात किया जा रहा है। किसकी बात कर रहे हैं हम, केटायन का। एक और आयन बनाएंगे एनायन, वो दूसरा टाइप का प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज का आएगा। हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी, शायद 4th नंबर का ये प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में केटायन फॉर्म करना है। तो मुझे बता सकता बच्चा केटायन बनेगा तो बनेगा कैसे? अगर सपोज मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, एल्यूमिनियम का अगर बोर बोरी के हिसाब से चलूं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 213 एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन कितना का 283, यही होगा। Yes, 283 होगा ना। ये फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2। सेकेंड ऑर्बिट में 8, 8 और थर्ड ऑर्बिट में 3. 3। अब इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, तब क्या बनेगा, ये एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज आएगा, Sir, positive 1. 1 टाइम्स पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा यहाँ पे, 2 8, कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएगा आउटर सेल में, 2. 2। वेरी गुड। आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, 2। देन अगर इससे मैं फिर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूं तब, Only 1. एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकल रहा है, तब कितना चार्ज आ जाएगा, 281. एल्यूमिनियम पे फॉर्म होगा 2 टाइम्स प्लस चार्ज। 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज। माइक म्यूट करके रख लेना जिनको आंसर नहीं देना है या जो नहीं बोल रहे हो। तो अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 2 8 और यहाँ बचेगा 1। देन अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 2 8 1। अगेन इससे एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर रहे हो तो Sir, aluminium positive charge 3. एल्यूमिनियम पे 3 टाइम्स पॉजिटिव चार्ज होगा। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे भाई, 2, 8. आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 8। एक आउटर सेल ही डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे 3 सेल था, 3 सेल यहाँ पे 2 सेल हो गया, तो एक आउटर सेल डिलीट हो जा रहा है और 2 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा ये। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रिमूव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए किसकी बात कर रहे हैं, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लिए। ये एटम है, एटम के पास ये 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी कोई दूसरा वर्ड नहीं, एक एनर्जी का ही फॉर्म है, समझ लो। तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी लगा, वही एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे या फिर एंथैल्पी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी लगा या जितना मेहनत लगा, जितना एनर्जी लगा, वही एनर्जी क्या कहलाएगा, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एंथैल्पी। वैसे थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए जितना एनर्जी लगा उसको क्या बोलेंगे, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी। तो समझ में क्या है भाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी से द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड, किसके रिक्वायर्ड है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा भाई, आउटर सेल से या इनर सेल से, आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से निकलेगा। क्यों आउटर मोस्ट सेल से निकलेगा, सबको क्लियर है भाई। अगर तुम एक घर में रहते हो तो घर में अगर ये अंदर वाले घर में जाना है तुमको, तो सबसे पहले बाहर वाले गेट से डायरेक्ट अंदर घुसोगे या फिर सीधा अंदर घुस जाओगे 1 to 9 11 बोल के, या जो 9 to 11 बोल के। जादूगर तो हो नहीं कि सीधा यहाँ पहुंच गए। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकाला जाएगा, आउटर सेल से। तो डेफिनेशन क्या बनेगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी टर्म से कोई कंफ्यूज हो रहा है, सर ये एंथैल्पी क्या है,
तो बेटा अभी फिलहाल बस ये आपको 1% एनर्जी का ही फॉर्म है। एनर्जी भी बोल लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा बस डिफरेंस आएगा। एक चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स जहाँ पे ये सब पढ़ेंगे, फिलहाल अभी बस याद रखो एक एनर्जी का ही फॉर्म है। तो आइंस्टाइन एंथैल्पी का डेफिनेशन क्या होगा? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, किसका अमाउंट है भैया? एनर्जी का। किसके लिए? फॉर रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर रिक्वायर्ड ऑफ रिमूवल, किसको रिमूव करे भाई? रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल, फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल इन isolated gaseous state of element is called ionization energy, ionization energy, and change in enthalpy, change in enthalpy is called ionization enthalpy। तो एंथैल्पी टर्म से कंफ्यूज होता ना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच आई ई। एंथैल्पी को एच सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एंथैल्पी को कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? एच से। एंथैल्पी को कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? एच से। आई फॉर आयनेशन, ए फॉर एनर्जी। नोट डाउन करो ये डेफिनेशन, मैं बताता हूँ फिर आइसोलेटेड गैसियस स्टेट होता क्या है। ठीक है ना, ये पूरा नोट डाउन करो। पहले डेफिनेशन नोट करना, उसके बाद ये स्ट्रक्चर बाद में। पहले डेफिनेशन नोट करो, उसके बाद हम बताएंगे। नोट डाउन किए होंगे तो एक वर्ड मिला आइसोलेटेड। गैसियस स्टेट ऑफ एलिमेंट। अच्छा, आइसोलेट करने का मीनिंग समझते हो? कभी नाम सुने हो ये टर्म्स आइसोलेट? क्या क्या सर? अकेला रहना। हाँ, आइसोलेट करना। अभी तो ये वाला वर्ड ज्यादा ही सुनने में आता होगा भाई, जब से कोरोना चल रहा है। तो देखो, अगर मैं एक रॉड लेने की बात करूं आयरन का, अगर आयरन का एक रॉड लेते हो तो इस रॉड में तुमको मोल कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर इसका आयरन का जो एटॉमिक मास इक्वल 50 ग्राम भी आया, 56 ग्राम, तो 1 मोल मतलब कितने एटम हो जाएंगे? 6 × 10⁻23। तो हर एक एटम का एक साथ मतलब डिस्कस करना आईटी थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होगा। तो करते क्या है, अगर मान लो भीड़ में 50 एटम है आयरन के, या सपोज एल्यूमिनियम के 50 एटम है, या फिर 60-70 जितना भी है, उनमें से किसी एक एलिमेंट को बाहर कर लेना, इसको बोलते हैं आइसोलेट करना। ये पूरा एल्यूमिनियम के एटम थे, ठीक है ना, ये डॉट हर डॉट एल्यूमिनियम का एटम है, तो उसमें से एक एल्यूमिनियम को बाहर कर दिया, तो ये आइसोलेट हो गया एल्यूमिनियम। लेकिन यहाँ पे गैसियस वर्ड क्यों यूज किया गया भाई? गैसियस फॉर्म में आइसोलेट करना इजी होगा या सॉलिड फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में आइसोलेट करना ज्यादा इजी होगा या गैसियस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म मतलब, देखो सॉलिड फॉर्म मतलब एक दूसरे से एकदम चिपके हुए हैं, क्लोज पैक रहते हैं, ठीक है ना, जिनको निकालने में दिक्कत है। लेकिन गैसियस फॉर्म में एक यहाँ एटम है, एक यहाँ है, एक इस कोने में होगा। गैसियस फॉर्म में कोई अट्रैक्शन नहीं रहता भाई, दूर दूर रहेंगे। तो दूर दूर है तो आइसोलेट करना इजी होगा कि नहीं होगा? सॉलिड फॉर्म में एकदम पास में होंगे एलिमेंट, तो आइसोलेट करने में दिक्कत होता है। लेकिन उसी को गैसियस फॉर्म में चेंज कर देंगे तो एलिमेंट कहाँ जाते हैं? दूर। तो बस इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज होता है क्या? आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। तो आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में हमको क्या मिलेगा? एक एटम को इजिली क्या कर सकते हो? आइडेंटिफाई और स्टडी कर सकते हो। क्लियर है भाई? तो ये होता है आइसोलेट, मतलब पर्टिकुलर भीड़ में से एक एलिमेंट को छाट के बाहर निकालना। और ये गैसियस फॉर्म में ज्यादा होता है, क्योंकि गैसियस फॉर्म में एटम के बीच अट्रैक्शन कम हो जाता है।
गैस में बॉन्ड जो होता है अट्रैक्शन फोर्स या अट्रैक्शन बॉन्ड बहुत वीक होता है ना भाई, क्लियर है सबको? तो ये मीनिंग में किसी को कोई डाउट कि आइसोलेटेड गैसियस स्टेट ऑफ एलिमेंट कोई अलग दुनिया का चीज है जो इसका इस जन्म में तो समझ में नहीं आएगा, ऐसा किसी को लग रहा है? अब क्लियर है ना? तो आयनेशन एनर्जी मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए। सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए क्या बोला था कुछ लोग जो ये क्लास अटेंड कर चुके हैं इसका, बोला तो भैया इलेक्ट्रॉन को चोरी करना है, किडनैप करना है इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को एटम से क्या करना है? किडनैप। तो उसके लिए जितना खर्चा होने वाला है वही आपका आयनेशन एनर्जी। तो फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो फर्स्ट आयनेशन एनर्जी E1, सेकेंड टाइम इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो E2, थर्ड टाइम रिमूव किए तो E3। तो ये फर्स्ट आयनेशन एनर्जी IE1 या फिर इसको IP भी बोलता है, IP1, IP2 और IP3। तो क्लियर है? अब मुझे ये बताओ फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन सा आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगा और क्यों? ये बता सकता हूं अगर मैं ऑर्डर पूछूं तो? अगर हम ऑर्डर पूछे तो कोई बताएगा हमको क्यों कौन सबसे ज्यादा होगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड में? सर थर्ड। थर्ड ज्यादा थर्ड वाला। होगा। हमको हम फोर्थ बेस से पूछ रहे हैं, सॉरी थर्ड बेस से पूछ रहे हैं, ठीक है ना? फर्स्ट सेकंड से नहीं, थर्ड बेस से। थर्ड अगर ज्यादा है तो क्यों? सर क्योंकि आउटर मोस्ट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया था। तो उससे क्या हुआ? तब तो और अच्छी बात है भाई, एक इलेक्ट्रॉन जैसे निकलेगा ऑक्टेट कंप्लीट, ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा ये, मतलब ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट। सोचो सोचो। अच्छा इलेक्ट्रॉन को दिमाग में ये बताओ बैठा है कि नहीं, आयनेशन एनर्जी में किसको रिमूव कर रहे हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। कहानी के जड़ तक पहुंचो, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में रोकेगा कौन? मतलब इलेक्ट्रॉन को पकड़ के कौन रखा है? हम पकड़ के रखे इलेक्ट्रॉन? नहीं भैया नहीं जाने देंगे करके। कौन पकड़ के रखेगा इलेक्ट्रॉन को? प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब हाँ, प्रोटॉन। न्यूक्लियर चार्ज। हाँ प्रोटॉन ही न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज ही प्रोटॉन है, वही राम है वही श्याम है, ठीक है? तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा है। तो मुझे ये बताओ यहाँ पे ज्यादा प्रोटॉन अच्छे से होल्ड किया है कि ये वाले थर्ड वाले केस में? सर वो वाला। फर्स्ट वाले में। यहाँ पे प्रोटॉन कितने भाई? यहाँ पे प्रोटॉन कितने बोलो? कई लोग को ये चीज एकदम दिमाग के ऊपर 13। 13। कई लोगों का ये जो अभी जो पूछा ना नंबर ऑफ प्रोटॉन, दिमाग से ऊपर जाने वाला। सर ये क्या हो गया? चमत्कार हो गया, देखना अभी वंस मोर होगा फिर। ध्यान देना, वंस मोर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पड़ेगा तो बताएंगे हम। सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। 13 लोग को पकड़ के रखे हैं, 13 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 13 लोग कितने लोग को पकड़ के रखे हैं? 11 लोग। 11 लोग को। तो इतना सा कॉमन सेंस काम करता तो बताओ कहाँ पे लोगों को होल्ड करके ज्यादा अच्छे से रखा होगा? वो थर्ड वाले में। थर्ड में सर। थर्ड वाले थर्ड में। में सर। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से कौन रोक रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो भैया जहां पे ज्यादा प्रोटॉन हुए वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं होने देगा। तो भैया तुम किडनैप करने जा रहे हो इलेक्ट्रॉन को, उसको रोक के कौन रखा है? उसका ध्यान रखने के लिए कौन है? प्रोटॉन। तुम तो देखोगे यहाँ पे प्रोटॉन, अरे यहाँ पे प्रोटॉन 13 है, 13 लोग, यहाँ पे प्रोटॉन 11 है, यहाँ पे प्रोटॉन 13 है, लोग है 11, मतलब इलेक्ट्रॉन है 11। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी जा सकता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से, बट यहाँ पे नहीं। तो फिर ऑर्डर क्या होगा? कौन सा आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगा भाई? थर्ड वाला। अभी के फर्स्ट सेकेंड थर्ड में थर्ड, उसके बाद उससे कम सेकेंड, और सबसे कम कौन सा होगा? फर्स्ट। कौन सा होगा सबसे कम? फर्स्ट। फर्स्ट। प्लीज। तो ये लगातार कंटिन्यूसली आयनेशन एनर्जी बोलते हैं या इसको बोलते हैं सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी। ये डायग्राम, सॉरी ये डेफिनेशन नोट कर लिए थे? डेफिनेशन नोट किए थे कि नहीं? तो डेफिनेशन के बाद ये डेफिनेशन के बाद ये डायग्राम नोट करो।
डेफिनेशन के बाद डायग्राम नोट करो ये वाला। उस डायग्राम से पहले हेडिंग रहेगा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी या फिर एंथैल्पी या पोटेंशियल, जो वर्ड अच्छा लगता है। आईटी का मतलब है पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। तो जो कंटिन्यूसली आयनाइजेशन एनर्जी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। उसमें डायग्राम नोट कर ऑन कर लेते हैं। ग्रुप पे अप टू डाउन जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू डिक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीजेस, क्योंकि इसके बीच नीचे जाने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से क्या हो जाता है, कम। मतलब उसी के लिए बताया था भाई, एक बच्चा न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा है, मतलब एक बच्चा घर के बहुत ज्यादा पास में, मतलब घर के गेट पे खेल रहा है, और एक बच्चा घर से बहुत दूर दूसरे मोहल्ले में खेल रहा है, तो कौन से बच्चे को किडनैप किया जा सकता है बिना कोई मेहनत के, जो बच्चा घर से दूर हो, मतलब जो न्यूक्लियस से दूर हो। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखना। तो अप टू डाउन पे आंसर एंथैल्पी डिक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीजेस, क्योंकि बच्चा घर के अंदर खेल रहा है, ये तो गेट पे खेल रहा था, यहाँ पे अंदर। समझ में आया? बाहर मोहल्ले में बच्चा है तो उसको साइकिल पे बैठाते हैं, 5 रुपए का डेली मिल्क खिलाओ, लेके चल जाओगे। सामने वाले बच्चे के लिए क्या बोलते हैं भाई, वो किडनैप करने वाला वैन आता है ना, ओमनी वैन करके, उसको लेके आना पड़ेगा, ऐसे गेट खोलना पड़ेगा, फिर बच्चा को उठाना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, फिर भर के ले जाओगे। खर्चा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? देखो डीजल पेट्रोल भी महंगे होते जा रहे हैं। यस सर। नोट डाउन करो जल्दी। तो अब देखते हैं भैया आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर और कुछ एक्सेप्शनल। ट्रेंड तो पता चल गया, अप टू डाउन जाने पे डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज। पहले अफेक्टिंग फैक्टर या एक्सेप्शन, पहले एक्सेप्शनल देख लेते हैं। अफेक्टिंग, नेक्स्ट नोट करो अफेक्टिंग फैक्टर फर्स्ट आपका सिमेट्री फैक्टर। फर्स्ट नोट करना सिमेट्री फैक्टर। शायद 1 और 2 में ये ना बताया हूं, बताया है लेकिन अलग से टॉपिक बना के नहीं बताया गया इसको। हेडिंग और तो सिमेट्री फैक्टर कहाँ बताया पता चल जाएगा, तो नोट करना पहले। The आयनाइजेशन एंथैल्पी is slightly high, दो बातें नोट करें सिमेट्री फैक्टर में। द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज स्लाइटली हाई, द आयनाइजेशन एनर्जी इज स्लाइटली हाई as compared to first nearest atom, as compared to first nearest atom। फिर से रिपीट कर रहा हूं, the आयनाइजेशन एंथैल्पी is slightly high as compared to first nearest atom when electron removed from symmetrical subshell। सिमेट्रिकल सबसेल। पूरा रिपीट करो सेंटेंस। द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज स्लाइटली हाई as compared to first nearest atom when electrons removed from
सिमेट्रिकल सबसेल, ब्रैकेट में नोट करो सिमेट्रिकल सबसेल का डेफिनेशन। सबसेल्स आर हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड। सबसेल आर हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, सिमेट्रिकल सबसेल। तो सबसेल कौन कौन से बेटा? एस, पी, डी, एफ, ठीक है ना। तो मुझे बताओ हाफ फील्ड एस में कितने में हाफ फील्ड होगा और फुल फील्ड कितने में होगा? जो भी बताया वो समझ में नहीं आएगा जब तक एग्जांपल में डिस्कस ना करूं तब तक। तो सेंटेंस पे ध्यान मत दो, सेंटेंस एग्जांपल जब डिस्कस करेंगे ना बेटा तो सब क्लियर हो जाएगा। पहले सेंटेंस में ये समझ लेते हैं ये सिमेट्रिकल सबसेल मतलब क्या होता है। सिमेट्रिकल सबसेल मतलब या तो वो आधा भर आना चाहिए या पूरा भर आना चाहिए। तो मुझे बताओ एस में कितने सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। टी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। डी में कितने होते हैं भाई? 1 2 3 4 5 हो गया ना। 5 से एक कम है। हाँ ठीक है। अब बोलोगे सर एफ नहीं लिया, आपको लेना तो ले लो भाई, ठीक है ना, जरूरत नहीं पड़ता है एफ का, इसलिए हमने नहीं लिया। तो बताओ एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितने से हाफ फील्ड होगा? बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होगा? तो 1। और फुल फील्ड कितना होगा? 2। पी में कितने ऑर्बिटल होता है? मैक्सिमम 6। तो फुल फील्ड बाई 6 इलेक्ट्रॉन बाई 10 इलेक्ट्रॉन, हाफ फील्ड कितना होगा? 3 5। तो कहने का मतलब है S1 सिमेट्रिकल बोलोगे, P में 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी सिमेट्रिकल, D में 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी सिमेट्रिकल। वैसे P में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन, और D में 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये सब क्या होंगे? सिमेट्रिकल। क्लियर है बच्चा ये सब सिमेट्रिकल सबसेल वाला कॉन्सेप्ट। तो जब इलेक्ट्रॉन इन सिमेट्रिकल सबसेल से निकलता है तो इनका आईपी का वैल्यू क्या होता है? हाई होता है। एग्जाम्पल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अच्छा ट्रेंड के हिसाब से देखो, लिथियम, लिथियम के बाद में सेकंड पीरियड में एलिमेंट कौन कौन से बच्चा बताओ जल्दी? n=2 में बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड किसका एनर्जी हाई होना चाहिए? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में देखो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड किसका हाई होना चाहिए? आईपी। ट्रेंड के हिसाब से आईपी का वैल्यू किसका होना चाहिए? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कि ऑक्सीजन का? ट्रेंड के हिसाब से बताओ, हमको करेक्ट आंसर नहीं पूछ रहे हम। किसका होना चाहिए ट्रेंड के हिसाब से? देखो लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता है? सर डिक्रीज। भगवान हे भगवान, उठा ले भगवान, कहीं कोने होने में हो तो। लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होता है, बोर्ड में लिखा हुआ है। तो लगता है ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का होगा कम, बट एक्चुअल में होता क्या है? उल्टा। नाइट्रोजन का हाई होता है, ऑक्सीजन का होता है कम, क्योंकि वर्क करता है यहाँ पे सिमेट्रिकल इफेक्ट। वर्क क्या करता है यहाँ पे? सिमेट्रिकल इफेक्ट। वैसे ही बेरिलियम बोरॉन में किसका ज्यादा होना चाहिए ट्रेंड के हिसाब से? बोरॉन का ज्यादा होना चाहिए, बेरिलियम का कम। ये होता है रॉन्ग, बेरिलियम का हाई होता है बोरॉन से, ये होता है करेक्ट। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू सिमेट्रिकल इफेक्ट। अब समझते हैं सिमेट्रिकल इफेक्ट सर यहाँ पे आ कैसे गया। तो आईपी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। 284। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p कितना भाई? 3। 1s2 2s2 2p कितना? 4।
तो इसका अगर मैं अगर ऐसे बनना हो सिमेट्रिकल, तो मुझे ये बताओ ये पी कैसा है, हाफ फील्ड या फुल फील्ड है? हाफ half filled, ध्यान दो बिल्कुल यहाँ पे हाफ फील्ड है। कई लोग यहीं पे चकराने वाले हैं भाई, चक्कर उक्कर आ सकता है तो ग्लूकोज का बोतल साथ में लेके बैठे। ये कैसा है, हाफ फील्ड। और ये कैसा है, ना ही हाफ फील्ड ना ही फुल फील्ड। तो क्या लिख दे यहाँ पे, मोर देन हाफ फील्ड। या कई लोग लिख सकते हो लेस देन फुल फील्ड, ऐसा भी लिख सकते हो भाई, मोर देन हाफ फील्ड या फिर लेस देन हाफ फील्ड, सॉरी फुल फील्ड। जो अच्छा लगे लिख सकते हो भैया, कॉपी आपका, पेन आपका, मर्जी आपकी चल सकती है यहाँ पे। तो कौन ज्यादा स्टेबल है, सर हाफ कौन ज्यादा नाइट्रोजन। स्टेबल है? हाँ, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल ड्यू टू सिमेट्रिकल इफेक्ट, ड्यू टू सिमेट्रिकल इफेक्ट, सिमेट्रिकल इफेक्ट half filled due to symmetrical effect, half filled, सर फैट half की वेटिंग में और देख लेते अब ये कंप्लीट करके, हाफ और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स नहीं बोलेंगे, सबसेल, सबसेल्स आर मोर स्टेबल, आर मोर स्टेबल। किससे ज्यादा स्टेबल होंगे भाई, एज कंपेयर टू, किसके कंपेयर में, मोर देन, मोर देन एंड लेस देन, more than half filled and less than full filled. Due to symmetrical effect, half filled or full filled substrate are more stable as compared to more than half filled or and less than full filled. तो इसलिए किसका आईपी का वैल्यू ज्यादा है भाई बताओ, नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का? nitrogen, ठीक है। Hence, ionization potential IP of nitrogen is greater than IP ionization potential of oxygen. तो इस चीज को दिमाग में बैठा लो भाई। तो फर्स्ट और सेकंड बेस में मैंने इसको बताया था, लेकिन टॉपिक का नेम देख के नहीं, ठीक है ना। फिफ्थ और सेकंड बेस को ये बताया था, बट टॉपिक का नेम देख के नहीं। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिमेट्रिकल फैक्टर में क्या होता है, जिस सबसेल के पास सिमेट्री होगा, सिमेट्री करने का मतलब या तो 1 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 5 2 6 10 रेस्पेक्टिवली sp_d में अगर होता है तो वो होंगे स्टेबल। और स्टेबल से जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो भैया बहुत ज्यादा आयनेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट लगेगा। सिंपल सा चीज है भाई। अगर मान लो कोई चीज अच्छा खासा 2 पांव पे खड़ा है तो वो अपना एक पांव तोड़वाना चाहेगा क्या, मतलब 2 पांव पे खड़ा मतलब स्टेबल है, अपने एक पांव तोड़वाना चाहेगा क्या, बोलो कोई अपना पांव तोड़वाना चाहता है क्या? नहीं सर हमको अच्छा नहीं लग रहा, 2 पांव है, अच्छे से दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है जिंदगी जीने में, लगड़ के चल रहा है, कोई ऐसा चाहता है क्या? no, नो सर। हाँ, तो तुम्हारा पांव तोड़ने जाएगा तो उसी पांव से 2 लात, एक एक पांव से 2-2 लात दे दोगे भाई। तो सेम ऐसा ही है, यहाँ पे भी सब अप्रोच लगा सकते हो। जो नाइट्रोजन है जब 30 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो भैया ये स्टेबल है, ये क्या है अनस्टेबल, तो ये स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए थोड़ा सा मस्ती करेंगे भाई, नहीं निकालने देगा, हम तो स्टेबल है, नहीं जाओ उससे निकालने करके। और ना ऑक्सीजन देखो भैया वो भी चाहता है एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो उसके पास भी हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब वो भी स्टेबल। तो ऑक्सीजन चाहता भैया ले जा, और ये बोलता है नहीं ले भाई हम तो स्टेबल है करके, काहे हमको परेशान कर रहे हो। तो सिंपल सा भैया, हर एक
कॉन्सेप्ट के पीछे एक छोटा सा ऐसी थ्योरी बताया जाएगा, मतलब कहानी स्टोरी जो बोलना है बोल सकते हो, ठीक है ना। उससे कोरिलेट करके रखोगे तो जिंदगी भर याद रहेगा। नहीं तो क्लास का रिकॉर्डिंग ऑफ हुआ, क्लास बंद किया हम, उसके बाद सो के उठे तो उसका पता नहीं चलेगा आज ये टॉपिक था भी कि नहीं था, ऐसा कई लोगों को लगेगा। जल्दी से छापो भाई। तो जेड इफेक्टेड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू किसके होता है भाई? आईपी का। तो बस लिख दो भैया, Al3 प्लस का ज्यादा, Mg2 प्लस का तनिक कम हो जाएगा, तनिक और कम हो जाएगा, उस तनिक से और तनिक कम, और भी तनिक कम, और सबसे बड़ा तनिक 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 कम, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव में क्या करना है भाई? सबसे पहले देखना है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये वाला जो है ना थर्ड वाला आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालते हैं? जेड से। तो प्रोटॉन 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, क्योंकि एटॉमिक नंबर भी इनका वही है। एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। ऐसा बहुत पहले हमने कहा था, शायद 1-2 बरस पहले, ठीक है ना। ये पिछले जन्म की बात है, शायद भूल गए होंगे कुछ लोग। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं भाई? जेड माइनस 4, तो 10 इलेक्ट्रॉन सबके पास आएगा। जेड इफेक्टेड ऐसे पूछना होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ऐसा भी कहा था। तो जेड इफेक्टिव एल्यूमिनियम का ज्यादा है, एल्यूमिनियम का ज्यादा है तो आईपी भी ज्यादा होगा। तो ये अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं जिसको तुमको याद रखना है। इनसे भी एक्सेप्शनल बनने वाले हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। नोट डाउन कर लो। थैंक यू आज सर। की सेवा करते हैं समाप्त बेटा। बाय सर।